वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां, अध्याय 8। तो चैप्टर का परिचय देखते हैं। चैप्टर का परिचय, पिछले 2 वर्षों में आपने जितना कुछ सीखा है उसके आधार पर मानकर यह अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। जैसे हमारे देश में और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। इस अध्याय में इन सवालों के जवाब नहीं है। यह उन तरीकों के बारे में सिर्फ कुछ संकेत और इशारे भर करता है जिनसे हम इन चुनौतियों और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौतियों पर जीत पाने का अपना रास्ता ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने का निमंत्रण देता है। चिंतन चुनौतियों का, क्या आपको कक्षा 9 की अपनी राजनीतिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय याद है? उसमें हमने देखा कि पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ। इसके बाद की पढ़ाई ने हमारी ये शुरुआती राय की पुष्टि ही किया है कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। इसमें कोई गंभीर चुनौती नहीं है और न कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ अन्य चीज़ें भी दिखाई दी। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी कहीं भी उनका सब का लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं है। हम आमतौर पर इन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां आती हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक मानचित्र दिया गया। सन 2000 तक की लोकतांत्रिक सरकारों को दिखाया गया कि क्या आपको इस मानचित्र याद है? तब का यह नक्शा बताता है कि दुनिया 1/4 हिस्से के इस मानचित्र को आप देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए ज़रूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और संप्रभु का तथा कारागार शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांत को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं में अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों में, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने
लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसे देश के सामने भी यह चुनौती है। तीसरा चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है ही। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़े अपने उम्मीदों को पूरा कर सकें। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ और अलग अलग रूप ले सकता है। संक्षेप में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो सके। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की ज़रूरत होती है। 9वीं कक्षा की और अपनी पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने अनेक उदाहरण और कहानी की मदद से इस चुनौती पर गौर किया है। आइए लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर लौटे, यादों को ताज़ा करें और देखें कि इन पड़ावों में लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। अब मतलब इस जो नेक्स्ट हमने इस पैराग्राफ में देखा तो इसमें बताया गया है कि बहुत साल की लोकतांत्रिक व्यवस्था अलग अलग तरीके से जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार हमें अपने लोकतंत्र को सुधार लेना चाहिए। आगे देखते हैं। अलग अलग संदर्भ, अलग अलग चुनौतियाँ, अलग अलग तरीके से अलग अलग परेशानी हो सकती है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं लोगों को, वो देखते हैं। इनमें से प्रत्येक कार्टून लोकतंत्र की चुनौती को दिखाता है। बताएं कि यह चुनौती क्या है। यह भी बताएं कि इस अध्याय में चुनौती की जो 3 श्रेणियाँ बताई गए हैं उनमें से किस श्रेणी किसकी चुनौती है। मुबारक फिर चुने गए, मतलब कोई बार बार MLA होता है तो जीत जाता है तो उसको यहाँ पर दिखाया गया। लोकतंत्र की नज़र, तुम्हें यहाँ लोकतंत्र नज़र आ रहा है क्या? ये देख रहे हैं इसमें, ये सब पार्टी वाले हैं। इसमें जो पैसा वैसा खर्च होता है वो सब बनाया गया है। आप इस सब को देख सकते हैं। यहाँ कुछ दिया गया है, आप अपना विचार दे सकते हैं कि किस प्रकार कैसे किया जाए। अलग अलग की तरह चुनौतियाँ देखते हैं, चुनौतियाँ क्या होती हैं। अब जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है तो आइए इन्हें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें। नीचे लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ दायरों को खानों में रखा गया है। पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों अपने आप में कुछ चुनौतियां लक्ष्य की थी। मैंने दिखाया था को किस प्रकार के किस देश के कैसी चुनौतियां हैं और उसको बारे में बताया गया, तो आप सोच विचार कर वहाँ अपना मत दे सकते हैं। तो देखते हैं। एक से अधिक देशों में आपने कुछ चुनौतियां लक्ष्य की थी। कुछ कार्टूनों में भी आपने इन्हें देखा होगा। आप चाहें तो नीचे दिए गए खानों के सामने मेल का ध्यान रखते चुनौतियों को लिख सकते हैं, वो जो मैंने पहले कहा। इनके अलावा भारत में भी इन खानों के दिए जाने वाले एक उदाहरण हैं दर्ज किए गए हैं। अगर आपको कोई चुनौतियों इन खानों में फिट बैठती नहीं लगी तो आप नई श्रेणियां बनाकर मुद्दों को रख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई मुद्दा है और इसमें नहीं लिखा गया है तो आप इसमें रख सकते हैं। उसका कहना संवैधानिक बनावट किस प्रकार का है, लोकतांत्रिक अधिकार क्या है, संस्थाओं का कामकाज कैसा चल रहा है, चुनाव का हाल क्या है, वो सब इस बॉक्स में दिया है तो आप अपना मत दे सकते हैं। इसी प्रकार का है। तो हम चलते हैं आगे। राजनीतिक सुधारों पर विचार करते हैं। इनमें से प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की संभावनाएं भी जुड़ी हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान पाना संभव लगता है। लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। मतलब लोकतंत्र में जो भी सुधार किए जाते हैं उसे लोकतांत्रिक सुधार कहते हैं और या राजनीतिक सुधार कहते हैं। यहाँ पर हम वांछित राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से नहीं बनाई जा सकी। अगर सभी देश की चुनौतियाँ एक जैसी नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई ये कई फार्मूले इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब कि अब वहाँ की जनसंख्या कैसी है, किस उसकी क्या अर्थव्यवस्था है, वो किस प्रकार की है, तो सबकी अलग अलग चुनौती हो सकती है। इसलिए वो बोला कि हम सबकी तो एक साथ दे नहीं सकते, सबकी अलग अलग चुनौती हो सकती हैं।
तो इसका यह मतलब भी नहीं इसका यह भी मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए हर कोई एक ही फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं कर सकते। वह कहाँ से ख़राब हुई है, उस जगह का क्या उपकरण लगे हैं, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही उसकी मरम्मत का तरीका सुझाया जा सकता है। पर क्या हम आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन यह हो सकता है सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर की न हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं। फिर यह सूची कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देशों पर विचार करें जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने ज़हन में रखा जा सकता है। उसका कहने का मतलब हम जो लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं वो बहुत देर तक नहीं चल सकती, तो कुछ अलग तरीके के निर्देश दे रहे हैं, उसको देखते हैं। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामलों में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधिक संवैधानिक बदलावों को लाद देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। ये तो क्रिकेट के नियमों की तरह है। LBW के नियम में बदलाव से बल्लेबाज द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाज के नकारात्मक दांव-पेच को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों के बदलाव कर देने भर से क्रिकेट का खेल सुधर जाएगा। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों और क्रिकेट प्रशासकों के करने से ही होगा। इसी प्रकार राजनीतिक सुधार का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों के द्वारा ही हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम कानून बना देते हैं तो हो सकता है लोकतंत्र सुधर जाए, लेकिन यह भी पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है। और उसमें एक क्रिकेट मैच का LBW होता है, तो उसमें लोग दांव पेच कर लेते हैं, तो वो खिलाड़ी के अनुसार ही होता है, तो उसी तरीके से वो बताया गया है। आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये भी तो देखना होगा कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं। जैसे कई राज्य ने 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इसके चलते अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुई, जबकि ऐसा करने से पीछे यह मंशा न थी। आम तौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानून राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या लाभ पहुँचाने वाले कानूनों के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून वे हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकर बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा कठोर दंड आयत करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता रहता है। इसमें यह कहा गया है कि कानूनी बदलाव करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि उलटफेर हो जाता है। उलटफेर का मतलब कि एक बार कानून लगाया गया था कि 2 बच्चे से ज़्यादा जिसके पास बच्चे हों चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसमें क्या हुआ कि जो गरीब कैटेगरी के हैं तो उनको यहाँ पर नुकसान होने लगा, क्योंकि उनके पास बच्चे भाई ज़्यादा होते थे, इसलिए वहाँ घाटा हुआ। तो ऐसे में देखते हुए ये बदलाव करना कुछ गलत था। देखते हैं आगे। लोकतांत्रिक सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था, ऐसे सभी सुधारों में मुख्य चिंता इसी बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं।
नेक्स्ट के राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह भी सोच होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसदों के हित के खिलाफ हो, पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। इसमें यह भी कहा जाता है कि कभी कभी ये होता है कि मीडिया वाले या लोकतांत्रिक आंदोलन जो आंदोलन होते रहते हैं और नागरिक संगठन कुछ जो संगठन वाले होते हैं उनकी बात को मान लिया जाए और सांसद की बात न माना जाए, यहाँ पर ये भी गलत होता है। आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ इन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव बनाते हैं। यहाँ कुछ चुनौतियाँ दी गई हैं, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की ज़रूरत है। इन चुनौतियों पर